नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका विधान लॉ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये एक पार्ट 3 में लेके आया हूँ आपके सामने, जो आपका MPPSC ADPO एग्ज़ाम है उसके लिए टेस्ट पेपर लेके आया हूँ। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा जैसे हमारा जो ऐसे हमारा जो भारत है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के भी को डिवाइड करती है, क्योंकि भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के 8 राज्यों, भारत के जो 8 राज्य हैं वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर नंबर पूछ लिया जाए तो MP के कितने जिलों से गुजर रही है? 14 जिलों से। और भारत के कितने राज्यों से निकल रही है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। अब अगर हम इसमें देखें कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से, या आप दोनों नोट कर ले, भारत के संदर्भ में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के जो 8 राज्य हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के जो 8 राज्य वो है गुजरात, सबसे पहला गुजरात, अपन लेफ्ट से इसको चालू करें। फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद MP के बाद आपका CG मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका ये पहुंचती है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। बहुत से लोग ट्रिक बनाते हैं इसकी, तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं ट्रिक याद करने के पर्पज से। तो ये 8 राज्य जो हैं जहाँ से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करें मध्य प्रदेश के 14 जिले, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप धीरे धीरे इनको सुनिएगा। मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं उनमें सबसे पहले ये, वैसे मध्य प्रदेश की ये जो थोड़ा सा ये नीचे बना ये वाला भाग यहाँ से होती हुई निकलती, जिसमें जिसके अंतर्गत आप देखेंगे उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल आते हैं। तो इन अगर मैं जिलों की बात करूँ तो इन तीनों जिलों से जो है कर्क रेखा निकलती है। जो भिंड है वहाँ से ये नहीं निकलती। अब 3 के अलावा और 14 आपके हो जाएंगे। उज्जैन, चूँकि ये तो बहुत फेमस जगह है इन सब चीज़ों के लिए, रतलाम है ना, भोपाल निकट है रायसेन के, और रायसेन से निकट है भोपाल, सागर में है तो सागर से निकट दमोह भी आ रहा है आपका, ठीक है। फिर जबलपुर में है ये, और जबलपुर के पास कटनी, और उसी आगे उस पर चले जाएंगे तो उमरिया, फिर शहडोल है ना। तो ये जो है शहडोल, तो ऐसे 14 जिलों से निकलती है। यहाँ आगर, मालवा, राजगढ़ नहीं लिख पाया हूँ, आगर, राजगढ़, ठीक है, इनसे होकर निकलती है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा। अगला देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कुछ नहीं भूलिएगा आप। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया क्या है, एक अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है ये, नामीबिया से चीतों को लाकर रखा गया है। तो आपको बता दूं, भारत के जो प्रधानमंत्री उनका जन्म दिवस पड़ता है 17 सितंबर को, और इस वर्ष 2022 में PM नरेंद्र मोदी ने अपना जन्म दिवस मनाया था मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश के उस राष्ट्रीय उद्यान में जिसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, और वो राष्ट्रीय उद्यान है कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्योपुर, ये श्योपुर और मुरैना में पड़ता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और नामीबिया से यहाँ पर चीते लाए गए थे और उनको रखा गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और प्रधानमंत्री ने हमेशा, प्रधानमंत्री का एक उद्देश्य रहता है कि वो अलग अलग समय में अपना जो जन्म दिवस है वो अलग अलग स्थानों पे सेलिब्रेट करते हैं। उसी से इस बार कभी वो सेना के उसमें जाते हैं तो उसी कड़ी में उन्होंने अपना जो जन्म दिवस है इस बार सेलिब्रेट किया
कूनो नेशनल पार्क में, और उन्होंने उसी समय उनके जन्म दिवस पर ये शेरों को वहाँ पे चीतों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, नामीबिया से टाइगर से कूनो राष्ट्रीय पार्क में है। और कूनो जो राष्ट्रीय पार्क है इसकी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसके बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कूनो नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1981 में, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बाद अगर हम बात करें इसे जो नेशनल पार्क का पूर्णतः रिजर्व क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया, इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 5 दिसंबर 2018। 5 दिसंबर 2018 को इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। और इसका डेट अपन जैसे मैंने बताया कि मोदी जी का जन्मदिन कब है, 2 सितंबर जन्मदिन इनका 2 सितंबर 2022। और इसी दिन कुल कितने जो है 5 चीते आए थे, जिसमें से टोटल 8 चीते आए थे, जिसमें से 5 जो थे वो फीमेल थे और 3 जो थे वो मेल थे। ये 4 से 6 साल की उम्र के चीतों को यहाँ पे लाया गया था नामीबिया से। और ये एक जो अपन इसकी बात करें तो एक प्रोजेक्ट है चल रहा है जो इंटरनेशनल उस पर, भारत सरकार भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम है एम्बिशियस। ये किस प्रोजेक्ट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस प्रोजेक्ट के तहत एम्बियस री इंट्रोडक्शन, एम्बियस री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, या इसको हिंदी में बोलेंगे महत्वाकांक्षी पुनरुत्पादन परियोजना, महत्वाकांक्षी पुनरुत्पादन परियोजना के तहत ये जो चीते थे वो नामीबिया से भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली ये श्योपुर में है और मुरैना जिले में भी इसकी थोड़ी सी बॉर्डर टच करती है, जो कि 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना और 5 दिसंबर 2018 में ये बना नेशनल पार्क। और इसके बाद इसमें 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एम्बियस री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत 8 चीतों को नामीबिया अफ्रीका से लाकर यहाँ पर शिफ्ट किया, और जिस पर 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं, जो कि जिनकी उम्र 4 से 6 वर्ष के बीच है। इसी के साथ अगर हम देखें कि ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेनाम मोर क्या है। तो हेनाम मोर काफ़ी चर्चा में रहा। हेनाम मोर एक क्या है, ये एक तूफान है। हेनाम मोर एक तूफान है जो काफ़ी चर्चा में रहा, और ये समुद्री तट पे आने वाला तूफान है। और इसको हम बोलेंगे 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान। सबसे शक्तिशाली तूफान, अगर आपसे प्रश्न हो जाए 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान कौन सा था, 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान हेनाम मोर। ये आया था ये उष्ण कटिबंधीय तूफान है। उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो आया कहाँ पर, पूर्वी चीन प्लस जापान में। पूर्वी चीन प्लस जापान में आया उष्ण कटिबंधीय तूफान है। पूर्वी चीन सागर और जापान प्रभावित है, और इसकी जो स्पीड लगभग थी वो 241 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी, जो कि 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान था हेनाम मोर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्या था, ये हेनाम मोर तूफान था 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान। अगला देखते हैं बक्सवाहा, जो हाल ही में हीरा उत्खनन को लेकर चर्चा में आया, मध्य प्रदेश की किस जिले में है। तो आपने भी बहुत सुना होगा बक्सवाहा के जंगलों को काटा जा रहा है। किस लिए, क्योंकि वहाँ पर हीरे के होने की संभावना का पता लगा है, और बड़ी मात्रा में वहाँ पर कई किलोमीटर जंगल को काटा जाना है।
किस उद्देश्य से? हीरा को उत्खनन करने के लिए, क्योंकि हीरे के भंडार का पता चला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बक्सवाहा जो है मध्य प्रदेश की किस जिले में है? बक्सवाहा मध्य प्रदेश के बिजावर तहसील के छतरपुर की बिजावर तहसील में आता है बक्सवाहा। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये हाल ही में हीरा उत्खनन के लिए जंगलों को काटे जाने के संबंध में चर्चा में आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छतरपुर जिले में ये बिजावर तहसील के अंतर्गत आता है बक्सवाहा। अगला है प्रश्न, निम्न में से किसे विश्व के खेल का मैदान कहते हैं? तो विश्व के खेल का मैदान संज्ञा दी जाती है लुसाने को। लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है लुसाने। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है मुख्यालय और कई खेल प्रतियोगिताओं का गढ़ कहा जाता है लुसाने, इसलिए इसको संज्ञा दी जाती है विश्व के खेल का मैदान, है ना। और अंकारा राजधानी तुर्की की तुर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज है, यूरोप की रीढ़ की हड्डी का कैंसर, है ना, या यूरोप का कैंसर। और ऐसे अभी आपका युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, है ना। तो यूक्रेन को बोला जाता है विश्व के गेहूं की डलिया, यूक्रेन। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। विश्व के गेहूं की डलिया कहा जाता है यूक्रेन को। और ये विश्व में अभी युद्ध के लिए काफी चर्चा में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से व्यवसाय करने को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय करने को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो इसमें जो ऑप्शन है ये सारे के सारे सही हो गए हैं, जिसमें कोई गलत नहीं दे पाए। तो यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दी, प्रकार नहीं है को जोड़ दीजिए है, और लास्ट ऑप्शन जोड़ दीजिए ई, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लूँ आपसे कि अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स में अलग अलग हमें मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा इनका फुल फॉर्म क्या होता है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से व्यापार करने के लिए किसी चीज़ को डेवलप करता है उसको B2B व्यवसाय कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यवसाय है, एक थोक विक्रेता है, वो एक फुटकर विक्रेता को सामान बेच रहा है, तो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो कहलाता है B2B। वैसे जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच रहा है, जैसे इसका उदाहरण है उड़ान ऐप या फ्लिपकार्ट या अमेजोन का जो व्यवसायियों के लिए अकाउंट बनाए गए हैं, वो B2B का उदाहरण है। ये नॉर्मल अकाउंट नहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन के, जो केवल थोक में सामान बेचते हैं। अलीबाबा है, आपका इंडिया मार्ट है, वो B2B का उदाहरण है। फिर C2C की बात करें, जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेचता है, C2C का फुल फॉर्म क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेचता, मतलब एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता को सामान बेचता है, तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें देखने मिलता है OLX वगैरह, है ना। एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान। वैसे ही आता है आपका बिजनेस टू कंज्यूमर, जब एक बिजनेस कंज्यूमर को, जैसे इसमें आ जाएगा आपका फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, अमेजॉन हो गया, है ना, ईबे, स्नैपडील, सब इसी में आ जाएगा। फिर कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, इसका मतलब है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जब एक उपभोक्ता गवर्नमेंट को अपनी कोई वस्तु बेचता है ना, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवर्नमेंट कई सारी सर्विसेज लेता है किसी कंज्यूमर से, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। और इसी के साथ साथ एक और होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस से सेवाएं लेता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जिसको B2G बोलते हैं, है ना। गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट जब अपना कोई सामान बिजनेस को बेचता है ना। और या इसी में होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B, कंज्यूमर जब अपनी सामान बिजनेस को बेचता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। आगे देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही है, ये मेजर ध्यानचंद तो नहीं हो सकते। राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो 21 मई 1991 को
तमिलनाडु के श्रीपेरम्बटूर में हुई थी। श्रीपेरम्बटूर तमिलनाडु में आतंकियों द्वारा पेरम्बटूर में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के आतंकियों द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई थी मानव बम के द्वारा। और उसके बाद 1991 में घोषणा हो गई थी और पहला पुरस्कार 1992 में दिया गया। और ये पुरस्कार था भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसको हम बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसकी शुरुआत हुई थी 1992 से। और जो पहले व्यक्ति थे जिन्हें दिया गया था वो हैं विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु राज्य से आते हैं शतरंज। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत। मध्य प्रदेश की सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2 मई 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें जो मध्य प्रदेश में बालिका जो समावेशी विकास है बालिकाओं का, उसके लिए ये योजना का शुरुआत की गई, जिसमें जो बालिकाएं हैं उनको समय समय पर छात्रवृत्ति और विवाह हेतु कुछ राशि का भुगतान भी अंत में किया जाएगा जब ये मैच्योर होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाया गया था और स्टार्ट किया गया था 2 मई 2007 में। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहान। तो अमलान बोरगोहान की अगर हम बात करें तो अमलान बोरगोहान जो है वो इन्होंने अभी भारत में एक विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। विश्व रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस चीज़ का बनाया है?